Yes, hello everyone, Hitesh here and today we are going to talk about the latest released movie called Pushpa 2 जो कि मैंने खुद बड़े पर्दे पर जाकर एंजॉय करी। इसका रिव्यू भी चैनल पर अपलोडेड है, अगर पहले वो देखना चाहते हैं विदाउट एनी स्पॉइलर तो उसे चेकआउट कर लीजिए। और अगर थिएटर में ना जाकर जेब से पैसे बचाने के लिए अगर कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं सो दिस इज द प्लेस फॉर यू गाइज। और हाँ, बड़ी ही खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था, जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो सिर्फ 9 दिनों में ही 3 मिलियंस तक व्यूज पहुंच चुके थे। तो लेट्स सी कि इस वाले वीडियो पर कितने मिलियन व्यूज आते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में जापान का ओकाहामा पोर्ट दिखाया जाता है, जहां पर कुछ स्मगलर्स का इलीगल माल उतरने वाला था। और जैसे ही कंटेनर खुलता है तो उसमें से निकलते हैं अपने पुष्पा भाऊ यानी कि पुष्पराज, जिसे कि उल्टा लटका दिया जाता है। अब यहाँ पर जापानीज जो कि उसे अपनी जापानीज लैंग्वेज के अंदर भड़का रहे थे, तड़का रहे थे कि भाई तू आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे, ऊपर से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी नहीं दे रहा है, तेरी अकड़ तो तोड़नी ही पड़ेगी। कि तभी पुष्पा भाई निकालता है अपने जेब से चाकू और रस्सी को काट पीट के उन सभी को काटने पीटने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पुष्पा भाऊ का एक ही असूल, जो भी पैसा गया उसको करने का वसूल। क्योंकि इस बार पुष्पा नहीं है सिर्फ ओनली फायर, वो बन चुका है अब तो वाइल्ड फायर। अब यहाँ पर कहानी में थोड़े से फनी एलिमेंट भी थे। यहाँ पर वो जापानीज यूज करने लगता है, मतलब की बातचीत में वहां की भाषा बोलने लगता है। तो एक इंडियन जो होता है वो कहता है भाई तूने इतनी जल्दी जापानीज सीखी कहां से? तो पुष्पा बाबू बताता है कि 40 दिनों पहले जब इस कंटेनर में चढ़ा था, लर्न जापानीज इन 30 डेज वाली किताब उठा ली थी, उसी के थ्रू सीख गया। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि पुष्पा भाऊ को वहां पर लाइट लैंप और पंखा किसने ला करके दे दिया कि गर्मी में पढ़ाई भी हो जाएगी भाऊ से। बेचारे पुष्पा भाऊ 40 दिन तक पॉटी कंटेनर में ही करनी पड़ी उनको। खैर मजाक को रखते हैं साइड में, नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। अब इंडिया वो आते कैसे हैं ये तो खैर दिखाया नहीं गया, सीधा डायरेक्टली इंडिया का सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां इस वक्त भंवर सिंह शेखावत जो कि अपने गुस्से की आग में तड़का बैठा था, वो चाहता था कैसे भी करके पुष्पा को रंगे हाथ पकड़ना। तो वो यूं ही दिहाड़ी मजदूर बनकर बैठ जाता है और लोगों से बातचीत करने लगता है कि आखिर लाल चंदन की लकड़ी की कटाई होती कहां पर है, जंगल में ले जाया कहां जाता है। तो जो टीम वहां से निकल रही होती है मतलब की कटाई के लिए, वो यहां से भंवर सिंह को भी ले जाती है। मीनवाइल इनके गांव में एक पूजा थी, जहां पर पुष्पा की वाइफ श्रीवल्ली भी उसकी माँ के साथ में आई थी, एक बढ़िया सा सोने का मुकुट लेकर के। तो जो पंडित जी थे वो पूछते हैं कि आखिर किस नाम से चढ़ावा चढ़ाना है। तो अब जैसा कि पुष्पा तो नाजायज औलाद था, तो जो एक्चुअल वाले मुल्लेट्टी परिवार के बड़े भाई थे वो कह देते हैं, मतलब ऊपर नीचे सुना देते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ पैसों से मुकुट खरीदा है, क्या कभी पैसों से नाम भी खरीद पाएंगे। अब ये बात श्रीवल्ली को बुरी लगती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लकड़हारे लाल चंदन की लकड़ी को काट कर स्मगलिंग के लिए तैयार कर रहे थे, ताकि पुष्पा भाऊ जो है उससे ढेर सारा पैसा बना सके। मीनवाइल भंवर सिंह को भी बोला जाता है कि भैया लकड़ी उठा, कितना तेरा दाम हो गया, चल नाम काम दाम तीनों बता। और एट द एंड भाई साहब भंवर सिंह वहां पर भंवर उठा देता है, क्योंकि इस वक्त वो उनकी लोकेशन पर बुला चुका था ढेर सारे पुलिस वालों को। अब यहाँ पर खूब राड़ा होता है, खूब फाइट होती है। एट द एंड सभी लोगों को उठाकर जेल में ठूस दिया जाता है, मगर एक बंदा ऐसा भी था जिसकी आज शादी थी। तो लड़की के पिता लड़की को समझाते हैं कि देख भाई तेरा जो पति है वो तो आने नहीं वाला, पुष्पा भाऊ के लिए काम करता था, अब वो तो जेल में गया और पुष्पा वो इतने बड़े आदमी है कि सिर्फ तेरे पति के लिए स्टेशन जाकर उसे छुड़वाकर तो लाने नहीं वाले। जहां पर लड़की का कहना था कि भाऊ जरूर जाएंगे। और अब भाऊ का नाम आया तो भाऊ पहुंच भी जाते हैं स्टेशन, जहां पर पुलिस वाले को उनका बताना था कि देख खोल दे अपने चिंटू पिंटू को। वेल नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, आई थिंक एंथनी नाम था उसका। जहां पर इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि देखो 240 लोग पकड़ करके लेकर आए, अगर एक भी कम होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर से ऑर्डर है। जहां पुष्पा 2-3 एंथनीज को खड़ा कर देता है, बोलता है कि उस वाले को निकाल, यहाँ में से किसी को भी डाल दे। लेकिन इंस्पेक्टर रूल्स की धमकी देने लगता है, जिस पर पुष्पा का कहना था कि तेरी सैलरी है मात्र 8,000, मगर दहेज तूने बेटी को दिया 40 लाख, ऊपर से महंगी गाड़ी में घूमता है, अच्छा घर है। और फिर जितने और भी पुलिस वाले वहां बैठे थे, किसी का बच्चा अच्छे डोनेशन में अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ रहा होता है, किसी की शादी अच्छी हुई होती है, किसी का घर बढ़िया बन चुका होता है, किसी ने नए महंगे जूते, महंगी घड़ी, महंगे गहने वाइफ के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें खरीदी होती है। तो ये कौन से रूल से खरीदे गए थे? यहाँ पर सिर्फ पुष्पा का रूल चलता है। वेल सिचुएशन काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इंस्पेक्टर भाई सब अपनी गन निकाल चुके थे और कहते हैं कि देखो पुष्पा गड़बड़ हो जाएगी, अगर इन सब लोगों को तुम यहाँ से ले गए तो जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो अब पुष्पा भाऊ क्या करता है, जितने भी पूरे के पूरे स्टेशन में थाने वाले मतलब पुलिस वाले थे, उन सभी की मुंह मांगी अमाउंट मांगकर, मतलब विथ सैलरी, उनका रिटायरमेंट और जो भी घूसखोरी वो करते हैं, हर एक को किसी को 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़
करोड़ के अंदर खरीद कर पूरा का पूरा थाना खाली करवा देते हैं। एंड देन जब एट द एंड यहाँ पर भंवर सिंह पहुंचता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि अब यहाँ थाने में कोई भी नहीं था, यानी कि ना तो पकड़े गए कैदी और ना ही काम करने वाले पुलिस वाले लोग। एंड देन कहानी में एक गाना आता है जो कि पुष्पा की पावर यानी कि पुष्पा के रूल होते हुए साम्राज्य को दिखाया जाता है कि कैसे अब एवरीबडी लाइक क्रेजी अबाउट हिम, हर कोई उसके लिए काम करता है। और गाना खत्म हो जाने के बाद में सिंडिकेट की एक मीटिंग बिठाई जाती है। यहाँ पर हजारों टन लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बातचीत हो रही थी कि अब आगे स्मगल कैसे करेंगे, क्योंकि अब भंवर सिंह ने अपनी पकड़ को टाइट कर लिया है। वो हर वक्त पागल कुत्ते की तरह स्मगलिंग को रोकने के पीछे लगा हुआ है, शिकंजे थोड़े टाइट हो चुके हैं। मीनवाइल श्रीवल्ली जो कि बार बार जो है पुष्पा को सामी सामी बोलती है, स्वामी बोलना चाहिए, वेल कुछ भी हो, पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर में नहीं घुसेंगे। तो वो आती है मटन टेस्ट करवाने के लिए, मगर मटन में थोड़ा नमक कम हो जाता है, तो यहाँ पर रसोई में इनके बीच में हल्की सी लड़ाई वड़ाई होने लगती है। लेकिन बाइको को यानी कि वाइफ को शांत करवाने के लिए वो उसे हल्का सा किस कर देता है, तो मैडम की जो है फीलिंग्स जाग जाती है। अब इस फीलिंग के चक्कर में करोड़ों की डीलिंग तो गई खाज खुजाने, हम तो यहाँ पर आए हैं धूम मचाने। तो बेसिकली इनका जो थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है तो भाई साहब बिजी हो जाते हैं और फिर बाद में आते हैं मीटिंग को देखने के लिए। अब ये सभी मिल करके सीएम के पास पहुंचे होते हैं। अब यहाँ पर आने से पहले श्रीवल्ली ने पुष्पराज को कहा था कि मुझे जो है सीएम की एक फोटो आपके साथ में चाहिए, मैं घर में एक बड़ी करके तस्वीर लगाऊंगी ताकि आने जाने वाले लोगों को बता सकूं कि मेरे पति का उठना बैठना सीएम के साथ में है। तो यहाँ पर पुष्पा सिद्धप्पा यानी कि जो इनके सिंडिकेट का मेंबर होता है उसे कह देता है कि भैया बात कर ले सीएम से, मुझे फोटो चाहिए। मगर सीएम क्या होता है, बहुत ज्यादा अकड़ में होता है और वो मना कर देता है कि नहीं भाई, तुझ जैसे स्मगलर और गुंडे आदमी के साथ अगर मेरी फोटो खींचेगी तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। इस पर आ जाता है पुष्पा को गुस्सा और वो डिसाइड कर लेता है कि अगर इस सीएम ने मुझे फोटो नहीं दी तो अगर सीएम ही चेंज हो जाए तो कैसा रहेगा। और वो सिद्धप्पा को 500 करोड़ आगे पार्टी में फंड्स ट्रांसफर करवाने की बात करता है और खुद का यानी कि सिद्धप्पा का नाम आगे भिजवा देने के लिए बोल देता है कि अब तुम बनोगे अगले सीएम। और मीडिया को ये कहकर जाता है कि 24 जुलाई को दिन के 11 बजे इंटरव्यू दूंगा, तब आ जाना। और जब वो घर पर आता है तो श्रीवल्ली को बताता है कि 24 तारीख को सीएम साहब खुद घर पर आएंगे। इस डेट को वो मार्क कर लेती है। अब यहाँ पर हम प्रताप रेड्डी को देख पाते हैं जो कि एक बहुत ऊंचे पद पर होते हैं। यहाँ सिद्धप्पा उनसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि अगले सीएम के मतलब जो तमिलनाडु के नीचे की साइड के जो बनने वाले हैं उसमें मैं अपना नाम आगे करना चाहता हूँ। फंडिंग की टेंशन मत लो, 100 करोड़ 200 करोड़ तुम्हें जितनी भी चाहिए, मगर मेरा नाम आ जाना चाहिए। जहां पर प्रताप रेड्डी का कहना था कि भाई तू क्या डफर है, पैसा भले ही है तेरे पास में मगर राजनीति चलाने का ज्ञान तेरे पास में अभी है नहीं। ऑलरेडी पुराना सीएम बढ़िया काम कर रहा है, तो मुझे इन छोटी मोटी बातों के लिए फोर्स मत कर। कि तभी यहाँ पर प्रताप रेड्डी के भाई का कॉल उसे आता है और वो कहता है कि भाई जस्ट अभी एक पुष्पा नाम का आदमी आया है और मेरे सामने उसने 5 करोड़ रुपए रख दिए, करना क्या है इन 5 करोड़ का, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल लगाया है। तो प्रताप कहता है कि ठीक है भाई बात करवाओ। जहां पर पुष्पा फोन उठाने के बाद उसे कहता है कि इन पैसों का करना क्या है, ये पैसे यहाँ पर इसलिए नहीं रखे, ये पैसे यहाँ पर इसलिए रखे क्योंकि ये तेरी मेरी फोन पर बात करने की फीस थी तेरे भाई को, ताकि अपन दोनों का आमने सामने कांटेक्ट हो सके और तेरे को मालूम चल सके कि आखिर पुष्पा भाऊ है कौन। वहां बैठे बैठे मजबूत कुर्सी पर बैठ करके कमर अकड़ गई होगी है ना, एक नया सोफा भिजवा रहा हूँ, आरामदायक है, जरा उस पर बैठ करके देखो। अब इस सोफे के अंदर 25 करोड़ और पड़े होते हैं और प्रताप रेड्डी को यह बात कही जाती है कि अगला सीएम जो है सिद्धप्पा को बना दिया जाए। एक तरीके से देखा जाए तो पुष्पा इस वक्त पानी की तरह पैसों को बहा रहा था। अब ये बात सिद्धप्पा को भी अजीब सी लगती है। वहीं प्रताप रेड्डी ये बात जान चुका था कि कहीं ना कहीं पुष्पा को कोई ना कोई बात तो पर्सनल लग चुकी है। दैट इज वाई जहां पर काम 10 रुपए में हो रहा है वो 50 रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। अब यहाँ पर हम दुबई का एक सीन देख पाते हैं जहां पर शेख हामिद अपने पर्सनल चॉपर से एक बढ़िया से आइलैंड पर उतरते हैं क्योंकि यहाँ इस वक्त उसकी मीटिंग होने वाली थी पुष्पा के साथ में। अब पुष्पा जो था भाई साहब आया तो एक टेम्पो में था और शेख हामिद को देख करके उस पर हंसी आ रही थी कि ये मुझ जैसे बड़े आदमी से डील करने के लिए एक छोटे से टेम्पो में आया है, इसमें तो मेरा कुत्ता भी ना बैठे। और फिर बातचीत आती है डीलिंग की, जहां पर हामिद का कहना था कि मुझे लाल चंदन की लकड़ी चाहिए, तुम मुझे कितना दे सकते हो, 10 टन 20 टन 50 टन 100 टन। जहां पर पुष्पा का कहना था कि तुम जितना बोलोगे उतना ला करके दूंगा, मगर इस बार प्राइस मेरी रहेगी। जहां पहले 1 टन की 1 करोड़ में डील हुआ करती थी, इस बार उसने 1 टन का 2.5 करोड़ कर दिया था। हामिद का कहना था कि इतना महंगा माल तुम मुझे कैसे बेच सकते हो, सिर्फ तुम ही मार्केट में अकेले नहीं हो, मेरे पास और भी कई सारे डीलर्स हैं जिनसे मैं डायरेक्टली माल मंगा सकता हूं। तो पुष्पा कहता है कि ठीक है मंगा के दिखा एक बार 10 टन। अब वो यहाँ पर अपने कुछ लोगों को फोन करता है, जैसे कि मुर्गन को फोन लगाता है, सीनू भाई को फोन लगाता है और भी 3-4 अलग लोगों को फोन लगाते हैं और
डायरेक्टली ये लोग कॉल करते हैं इस साइड में पुष्पा को कि भाई मुझे 10 टन माल चाहिए, आगे फॉरवर्ड करना है, क्या तेरे पास है। इन सभी कॉल्स को देख करके हामिद ये बात समझ चुका था कि अब पूरे मार्केट में मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की है, यानी अब जो भी माल खरीदा या बेचा जाएगा सिर्फ पुष्पा के थ्रू ही होगा। और अब वो उसे एक बहुत बड़ी डील ऑफर करता है 2000 टन लाल चंदन की लकड़ी की, और अब प्राइस 2.5 करोड़ से घट करके 2 करोड़ आ चुकी थी, यानी कि 2000 का टोटल अमाउंट हो गया 10,000 करोड़, जिसमें से 5,000 करोड़ तो ऑन द स्पॉट यहाँ पर पुष्पा को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि 5,000 नहीं चाहिए, 4,900 चाहिए, क्योंकि बाकी के 100 करोड़ का उसने हामिद जिस हेलीकॉप्टर में आया था वही हेलीकॉप्टर खरीद लिया था, क्योंकि उसने पुष्पा से ये कह तो दिया था कि इस टेम्पो में मेरा कुत्ता भी ना बैठे, और अब बेचारे को अपनी पूरी टीम के साथ उसी टेम्पो में जाना पड़ता है। वहीं कहानी में दूसरी तरफ दक्षा, जो कि भंवर सिंह को प्रोस्टिट्यूट सप्लाई करवाया करती थी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं भंवर सिंह की मर्दानगी खत्म तो नहीं होगी, और वो उससे कहती भी है कि भाई आखिर तू पुष्पा को पकड़ेगा कब, जितना जल्दी हो उतना बेटर, क्योंकि मैं उसे खुला घूमता देखना पसंद नहीं करती। मगर भंवर सिंह के सामने अभी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इस बार जंगल में कहीं पुष्पा खो चुका है। उसने एक ऐसा ठिकाना ढूंढ लिया है जहां पर वो धनाधन लोगों से, किसी से 10, किसी से 20, किसी से 50 टन के टन लाल चंदन की लकड़ियां मंगवाता जा रहा है, और उसका अगला प्लान क्या है वो किसी को भी नहीं पता। मगर एक दिन जब एक सिंडिकेट का गुंडा उसके लिए 50 टन लकड़ी लेकर के जा रहा था कि तभी बीच में भंवर सिंह उसे रोक लेता है और पुष्पा के गैंग में डर पैदा करने के लिए उसे ब्रिज से गिरा करके मार देता है। अब अगले दिन जब उसका उठावना होता है तो सभी लोग पहुंचे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों के मन में डर बैठ चुका था। ये सभी लोग अब सोच रहे थे कि स्मगलिंग करेंगे कैसे। पुष्पा के कहने पर इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का अमाउंट ट्रांसफर करते तो जा रहे हैं, मगर इससे खतरा भी बढ़ रहा है, तो क्यों ना पुष्पा को ही चेंज कर दिया जाए और वापस से गद्दी मंगलसीनु को पकड़ा दी जाए। तो कुल मिलाकर के पूरा मार्केट हिल चुका था। इस हिले हुए मार्केट को वापस से संभालने के लिए सिद्धप्पा पहुंचता है सीधा भंवर सिंह के पास में और कहता है कि भाई तुम दोनों के बीच का लफड़ा मार्केट को गिरा रहा है, ना ही तुम बिजनेस करने दे रहे हो, ना ही पैसा हम लोग कमा पा रहे हैं, आखिर करेंगे कैसे, क्योंकि आगे इलेक्शन सर पर है। तो भंवर सिंह कहता है कि ठीक है, उसको बोल दे, मेरे को सॉरी कहते और मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वेल यहाँ पर कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी लंबी होती है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जिस तरीके से पुष्पा ने भंवर सिंह के कपड़े उतरवा दिए थे सिर्फ एक इज्जत और ब्रांड के चलते, तो यहाँ पर वो कपड़े उतारने वाली बात भंवर सिंह भी सिद्धप्पा को कह देता है। तो सिद्धप्पा पैसों के खातिर अपने कपड़े तक उतारने के लिए तैयार हो जाता है और डील हो जाती है इनके बीच में कि सिद्धप्पा जाकर के पुष्पा को समझाएगा कि वो आकर के भंवर सिंह को सॉरी कहते और वापस से सिंडिकेट के लोग ठीक तरीके से अपने लाल चंदन की लकड़ी के माल को ठीक तरीके से स्मगल कर पाए। तो अब इस खास मौके पर बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े लोग मौजूद होते हैं, पूरे शहर के नेता वेता एमएलए, बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से सॉरी कैसे मांगता है। अब इस दिन पुष्पा बहुत ज्यादा पिया हुआ था, सभी लोगों से पूछता है कि क्या सॉरी मांग लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जहां पर श्रीवल्ली का समझाना था कि सिद्धप्पा ने पहले भी हमारी खूब मदद करी है और अगर इस बार उन्होंने कुछ कहा है कि सॉरी मांग लेने से सारी चीजें ठीक हो सकती है तो फिर तुम्हें मांग ही लेनी चाहिए। खैर वो बहुत ज्यादा पीता है, नशे करता है और आकर के सॉरी बोल देता है। हालांकि इस बात से भंवर सिंह खुश तो बड़ा हो जाता है क्योंकि उसने उसकी सॉरी एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी, मगर घर जाते वक्त पुष्पा को ये सारी बातें दिमाग में घूमने लगती है और वो अपने ही लोगों से पूछता है कि क्या मैं चोमू लगता हूँ तुमको, सॉरी मांग लेने से अपन की इज्जत घट गई है ना। मगर अब मैं दिखाता हूँ कि असली पुष्पा है कौन। वो अगेन जाता है और सीधा ठोक देता है अपनी गाड़ी भंवर सिंह की गाड़ी में। वो बेचारा गाड़ी के पास खड़ा होता है और पानी में गिर जाता है एंड देन पुष्पा उसी पानी में टॉयलेट कर देता है। अगर दूसरे साफ शब्द में कहूँ तो पुष्पा ने भंवर सिंह के मुंह पे मूत दिया और जाते जाते एक चैलेंज भी दे डालता है कि अगर तूने मेरा एक लकड़ा भी पकड़ लिया, मतलब कि आने वाली स्मगलिंग में, तो ये पुष्पा उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी, यानी कि सारा बुरा काम छोड़ देगा और सिर्फ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेगा। अगर है दम तो रोक के बता शेखावत। तो अब यहाँ से कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ा वाला स्मगल शुरू हो जाता है क्योंकि इस वक्त पुष्पा तैयार था अपनी 2000 टन लाल चंदन की लकड़ी को इंडिया से बॉर्डर पार श्रीलंका के थ्रू जापान तक भिजवाने के लिए। मगर श्रीलंका की बॉर्डर पास करना इतना ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि चप्पे चप्पे पर भंवर सिंह ने अपने लोग बिठा रखे थे। अब यहाँ पर ऑन द कॉल सारी डिस्कशन, सारी डायरेक्शंस फॉलो होती जाती है। कभी पुष्पा कहता है कि यहाँ से निकलो, वहां से निकलो। इनफैक्ट कहानी को थोड़ा और दमदार बनाने के लिए ये लोग पानी में ही ट्रकों को भगाने लगते हैं। अब जहाँ एक तरफ ये लोग लकड़ी को यहाँ से वहां ले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी इन्हें पकड़ने के लिए पीछे लगे हुए थे और एट द एंड भंवर सिंह के हाथ में लीड लग जाती है, यानी कि उसे मालूम चल जाता है कि ट्रक कौन से रास्ते से निकले हुए हैं और वो एक शॉटगन लेकर के खड़ा हो जाता
जाता है उनके सामने और धनाधन फायरिंग करता है, जहां पर पुष्पा अपने लोगों को बचाता हुआ सभी से ये कह देता है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, कोई भी भंवर सिंह के पकड़ में आना नहीं चाहिए। और अब नेक्स्ट डे भंवर सिंह बड़ा ही खुश होता है। यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं कि सर आखिर आपने इतना बड़ा माल जो पकड़ लिया है, आप ये कब रिवील करेंगे कि ये माल आखिर है किसका। लेकिन तभी वहां पर मंगल सीनू और दक्षा पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साइड में आओ कुछ बताने से पहले। और जब वो साइड में आता है तो उसे मालूम चलता है कि उसने लाल चंदन की लकड़ी नहीं पकड़ी बल्कि सेंड्रा पकड़ा है। ये लकड़ी भी दिखती लाल चंदन जैसी है मगर बीच में से खाली होती है, यानी कि ऊपर से लाल अंदर से नॉर्मल वाली। जहां 1 टन लाल चंदन का प्राइस ऑलमोस्ट 2 करोड़ चल रहा है, वहीं पर इसका 1 टन का प्राइस 10,000 रुपए भी नहीं है। और अब ये बात सुनकर के तो भंवर सिंह का दिमाग घूम जाता है कि आखिर उससे ये क्या गलती हो गई। अब यहाँ पर कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स भी है, जहां पर बैंड बजने के बाद में पुष्पा बताता है कि वो अब सिर्फ फायर नहीं रहा, वो बन चुका है वाइल्ड फायर। तो यहाँ पर पुष्पा भाई पुष्प देकर के जो भंवर सिंह है उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन भंवर सिंह कहता है कि तूने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं एक लकड़ा भी पकड़ लूं तो पुष्पा राज उठाएगा कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी। तो अब तू उठा ले कुल्हाड़ी और कमा ले दिहाड़ी। क्योंकि पुष्पा ने क्या एक चाल चली थी, उसने जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी उसे बैलगाड़ी बना करके आगे फॉरवर्ड करने का दिमाग लगा लिया था, और जो ट्रकों में भरा हुआ था वो सेंड्रा वाली लकड़ी थी। तो भंवर सिंह कहता है कि एक तो मैंने बैलगाड़ी पकड़ ली, यानी कि एक लकड़ा तो मेरे हाथ में है, अब तू अपनी बात पर अड़िग रहे पुष्पा। जहां पर पुष्पा ने ऑलरेडी उस बैलगाड़ी में बॉम्ब लगा रखा था और तभी वो बूम करवा देता है, यानी कि एक लकड़ी भी टकले के हाथ नहीं लगती। और अब आज की रात जश्न की रात थी, इनके यहाँ गांव में एक पूजा भी थी, और इसी पूजा के दौरान ये पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो यहाँ पुष्पा चाहता था कि उसका जो बच्चा पैदा हो वो लड़की ही पैदा हो, इसलिए वो माँ काली से एक बेटी की गुहार लगाने के लिए एक फीमेल गेटअप भी ले लेता है। अब यहाँ पर डांस बहुत ही अच्छा था। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पुष्पा ने यानी कि अपने अल्लू अर्जुन ने कांतारा मूवी वाले मेन एक्टर की तरह कॉपी करने की कोशिश करी है या फिर उनसे इंस्पिरेशन ली है, मगर जितना ज्यादा इम्पैक्टफुल वो वाला डांस वो वाला सीन था, मतलब फाइट वाला, वो यहाँ कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। क्योंकि इसके बाद में फाइट भी होती है मगर फाइट में भी वैसी वाली बातचीत नहीं थी जैसे कांतारा में थी। हो सकता है कुछ लोग इससे अग्री करें, कुछ लोग डिसअग्री करें। तो जो लोग इस बात से मेरी बात से डिसअग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके डिसअग्री होने का रीजन क्या है, ताकि मुझे भी पता चल सके। तो इन फ्यूचर मैं आगे अपनी स्क्रिप्टिंग है उसमें ध्यान रखूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस चलती हुई डांस वाली गीत वाली एकदम शानदार स्टोरी में थोड़ा सा रंग में भंग पड़ जाता है, क्योंकि कुछ गुंडे लोग एक लड़की को छेड़ देते हैं। ये लड़की हमेशा से ही पुष्पा को अपना चाचा मानती थी और अब इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए पुष्पा को आ जाता है गुस्सा। एंड देन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। ये वाली फाइट हमने कई बार ट्रेलर में भी देखी है और एट द एंड भाई अपना हीरो है तो वही जीतेगा, और वो फिर इन सभी को धूल पटकवा करके लड़की की इज्जत बचा लेता है। अब ये लड़की होती है मुल्लेठी ही परिवार की बेटी, यानी कि इसके बड़े भाई की बेटी, मगर इस परिवार ने हमेशा पुष्पा को नाकारा ही समझा था, कभी अपना माना नहीं था। इसलिए वो इस बार भी उसे गालियां देने लगते हैं, मगर इस बार श्रीवल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि चाहे भले ही मेरा पति कैसा भी हो मगर उसने आज एक लड़की की इज्जत बचाई, चाहे भले ही वो तेरी बेटी ही क्यों ना हो या फिर अगर गांव की कोई और औरत भी क्यों ना होती, पुष्पा ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ऐसा ही करता। और रही बात आपके परिवार के नाम की, तो आज पूरे के पूरे गांव में पूछ लो, कोई इस नाम से नहीं जाना जाता कि वो रमेश का बेटा है या कमलेश का पोता है। सब लोग सिर्फ इस नाम से जाने जाते हैं कि कोई पुष्पा के यहाँ ड्राइवर है, कोई पुष्पा के यहाँ नौकर है, कोई पुष्पा का फोटोग्राफर है या कोई और। तो सभी लोग सिर्फ उसके नाम से जाने जाते हैं और ये कहकर वो अपने पति को साथ में ले जाती है। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है सीएम साहब के पास में, जहाँ इस वक्त मिलने के लिए आए होते हैं मंगल सीनू और दक्षा, जो कि बताते हैं कि सर आपका ट्रांसफर होने वाला है क्योंकि अब आपकी गद्दी को लेने वाला है सिद्धप्पा। लेकिन अगर इस होने वाले कांड को आप रोकना चाहते हैं तो कैसे भी करके माल जो इस वक्त रामेश्वरम बॉर्डर पर है, कैसे भी करके उसे श्रीलंका तक भिजवाने से पहले रुकवा दो। तो यहाँ पर भाई साहब सीएम अपनी पूरी टीम लगा देता है, एक बहुत बड़ी स्क्वाड दे डालता है भंवर सिंह को। अब वो भाई साहब पहुंचे होते हैं रामेश्वरम के पोर्ट पर, यहाँ हर जगह छानबीन करने लगते हैं, उस लाल चंदन की लकड़ी को ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर इन्हें कहीं नहीं मिलती। जहाँ पर भंवर सिंह कहता है कि अगर तुमने ऊपर ढूंढा नहीं मिला तो क्या हुआ, क्या तुमने नीचे ट्राई किया? और पानी के नीचे उसके झांकने पर मालूम चलता है कि नाव के नीचे उसने सारी बैलगाड़ियां बांध रखी है। इस बात का पता चलता ही तो जितने भी नाव वाले मछुआरे थे वो अपनी नाव को वहां से लेकर के निकलने लगते हैं। तो यहाँ भंवर सिंह भी अपनी ढेर सारी फौज को लेकर के उनके पीछे पड़ जाता है, हर एक को गोली मार करके रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो इस माल को श्रीलंका की बॉर्डर टच नहीं करवाना चाहता था। मगर थोड़ा और आगे बढ़ने पर कोस्ट गार्ड वहां पर पहुंच जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर एक ट्रीटी हुई होती है, ट्रीटी का हिंदी मीनिंग होता है समझौता। इस समझौते
होते के चलते सिर्फ मछुआरे ही एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं, कोई और नाव नहीं जा सकती। यानी कि मछुआरे रामेश्वरम से श्रीलंका मछली पकड़ने के हिसाब से जा सकते हैं तो कोस्ट गार्ड उन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई और पुलिस वाली बोट या फिर कोई दूसरी बोट हुई तो उसे गोली मारकर वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। और इसी रीजन के चलते भंवर सिंह को अपने हाथ पीछे हटाने पड़ते हैं और माल पहुंच जाता है श्रीलंका। यानी कि पुष्पा भाव अगेन हो चुका था कामयाब और फिर उसका थप्पा लगा माल पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलता जाता है। और अब जैसा कि बाकी की पेमेंट भी आ चुकी थी तो यहाँ पर सीएम भी चेंज हो चुका होता है, यानी कि सिद्धप्पा बन चुका होता है नया सीएम। और ये वही डेट होती है यानी कि 24 जुलाई की। और ये दिन सिर्फ सीएम के शपथ ग्रहण का दिन ही नहीं था, इस दिन श्रीवल्ली का बर्थडे भी था। और इस दिन को खास बनाने के लिए खुद सीएम घर पर आकर के मटन खाता है अल्लू के साथ में। अब यहाँ पर एक दो गाने आते हैं तो गानों को अपन स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि सेंटर वाली लकड़ी को भंवर सिंह आग लगा देता है ताकि मार्केट में ये बात पता नहीं चले कि आखिर भंवर सिंह ने कौन सी वाली लकड़ी पकड़ी है, लाल चंदन की लकड़ी या फिर सेंड्रा की लकड़ी। वहीं नेक्स्ट डे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। उस दिन माता के जगराते पर या फिर कहें कि काली माता के पूजा के टाइम पर जिन लोगों ने पुष्पा से मार खाई थी उस लड़की को हाथ लगाने के लिए, तो इस बार ये सभी लोग उस लड़की को उठा करके ले जाते हैं। तो पुष्पा को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और पुष्पा टीवी में आकर के बोल देता है कि रप्पा रप्पा काटूंगा जिसने भी लड़की को उठाया है, 1 घंटे में ला करके दे दो, नहीं तो अगर मैं आया तो किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर हमें वो सभी गुंडे दिखाए जाते हैं जिन्होंने लड़की को पकड़ा होता है। तो बेसिकली इन्हें पैसों की कोई लालच नहीं थी क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रताप रेड्डी यानी कि प्रताप रेड्डी उनका चाचा था, तो मिनिस्टर है भाई साहब, खूब पैसा है, ये तो सिर्फ पुष्पा से अपना बदला चाहते थे। एंड देन यहाँ पर पुष्पा की एंट्री होती है। कहानी में एंड में बहुत ज्यादा मार कुटाई होती है। अब ये जो गुंडे होते हैं इनका कहना था कि देख भाई तूने लड़की को एकदम एक भी खरोच ना लगे ऐसा वादा बोला था, तो लड़की को तो कुछ नहीं करेंगे मगर तेरे को तो बहुत कुछ करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं। और अब जो पुराना बदला उनके साथ लिया गया था, मतलब कि उन्हें लड़की के कपड़े पहना दिए गए थे, फिर गधे पर बिठवा करके मुंह काला करके पूरे शहर के अंदर बिंदूरी काटी गई थी, तो यहाँ पर अब पुष्पा को भी वैसे कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक शख्स जो होता है वो लड़की क्या करता है कि लड़की का पल्लू बार बार ऊपर नीचे करता है। ये चीज को देख करके आ जाता है भाई साहब पुष्पा राज को गुस्सा। एंड देन पुष्पा भाई फुल गुस्से के अंदर मछली बने पड़े, मतलब कि हाथ और पैर दोनों बंधे हुए, लेकिन मुंह से काट के गला एक एक कर देंगे चीना हराम। खैर मैं भी पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ। ओके, सो एट द एंड कंक्लूजन में ये निकलता है कि पुष्पा भाव इन सभी दुश्मनों को गला काट काट के इनकी बना देते हैं नल्ली निहारी। और वैसा भी उन्होंने कहा ही था कि एक एक रप्पा रप्पा काटूंगा तो इनका रप्पा रप्पा कट जाता है। मीनवाइल फाइट के अंदर पहुंचे होते हैं अपने प्रताप रेड्डी सीएम के पास में यानी कि सिद्धप्पा के पास और बताते हैं कि जिस लड़की को पुष्पा मार रहा है वो मेरे भाई का बेटा है, जितना जल्दी हो सके उसे छुड़वा। तो यहाँ पर वो केशव से कांटेक्ट करता है। केशव पुष्पा भाई को समझाता है कि भाई उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। सिद्धप्पा खुद कह रहा है कि मत मारो, मगर तभी पुष्पा का गुस्सा उस पर हावी हो चुका था और वो उसको जान से मार डालता है। इन बिटवीन यहाँ पर उसके पिताजी भी पहुंचते हैं यानी कि प्रताप रेड्डी का भाई। वो कहता है कि तूने इस लड़की के लिए मेरे बेटे को मारा, अब इस लड़की को मैं रोज रात को अपने पास सुलाऊंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा। इस बात को सुनकर तो अगेन भाई पुष्पा को आता है गुस्सा और वो फेंक कर मारता है अपना त्रिशूल और भाई साहब खत्म। अब मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि जिस लड़की की जान बचाई थी पुष्पा ने, उसके पिताजी यानी कि खुद पुष्पा का बड़ा भाई वो घर में आता है, इनके माफी भी मांगता है और कहता है कि आज से मुल्लेठी परिवार में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी शामिल हो, मेरी बेटी की शादी है और सबसे पहला न्योता मैं आपको ही देने आया हूँ। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा रोना धोना होता है। एट द एंड ये सभी परिवार वाले एक हो जाते हैं और शादी के दिन पुष्पा पहुंचा होता है अपने बड़े भाई के घर पर और सारा जो परिवार जो टूट गया था वो वापस से एक हो जाता है। वेल मूवी तो यहीं पर खत्म होती है, मगर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि भंवर सिंह जो कि जल गया था उस पूरे लकड़े के मलबे में, मगर अब भी वो पुष्पा से गुस्सा करना छोड़ा नहीं है। यानी कि थर्ड पार्ट के अंदर हम देख पाएंगे जला हुआ भंवर सिंह, इसी के साथ में प्रताप रेड्डी के जो 2 लोग मारे गए थे यानी कि उसका भाई और भतीजा, अब वो कैसे पुष्पा से बदला लेता है वो सब कुछ थर्ड पार्ट में आएगा। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो और इंडिया में अगेन वीडियो क्लिप्स के साथ बनाने का ये रिस्क मैं ही ले रहा हूँ, न जाने वीडियो कब तक चलेगा, स्ट्राइक आ जाएगी, उड़ जाएगा, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। तो जितना जल्दी हो सके देख लो, अपने भाइयों बहनों को पहुंचा दो। जिन लोगों ने भी अभी तक थिएटर में जाकर के मूवी नहीं देखी है सभी लोग फ्री फोकट में एंजॉय कर लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और जल्दी एक और बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए आएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।